एनीमिया जो हमारे पास है ये रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स हैं। हेमाटोलॉजी को हम जो है तीन जो है उसकी डिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आता है वो आता है आरबीसीज का पोर्शन। आरबीसीज के पोर्शन में हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनीमियास हैं उन्हें स्टडी करते हैं। उसके बाद जो होफमैन में अगर आप देखें तो आरबीसीज के बाद वो शुरू कर लेता है डब्ल्यूबीसीज को। डब्ल्यूबीसीज को डिसऑर्डर में जो है आप स्टडी करते हैं ल्यूकीमियास को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियास होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो लिम्फोमास आ जाते हैं और जो है प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर आ जाते हैं। वो आपका सेकंड पोर्शन बन जाता है। और थर्ड पोर्शन में जो है वो प्लेटलेट्स आते हैं। उस पोर्शन में जो आप है प्लेटलेट के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें स्टडी करते हैं। आज से जो हम है ना हम जो आरबीसीज के डिसऑर्डर्स हैं उन्हें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है आरबीसीज के डिसऑर्डर को सेपरेट जो अनीमिया से डिस्कस करने से पहले अनीमिया का जो इंट्रोडक्शन है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत सी चीजें जो कि यहाँ से ये आपको एमसीक्यूज बनकर आएंगे और एससीक्यूज भी यहाँ से बनते हैं। सो जो टॉपिक है ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेना। अनीमिया, व्हाट इज अनीमिया? This is defined as a reduction in the hemoglobin concentration of the blood below normal for age and sex. नॉर्मल एज और सेक्स मेल और फीमेल उसके कंपैरिजन से हम देखते हैं कि जो है एचबी है अगर उसमें जो है कमी आ रही है तो वो अनीमिया है। एज यानी कि जो है जो बेबीज हैं उनमें एचबी का एक डिफरेंट रेंज होती है। जो अडल्ट हैं उनमें एचबी की जो एक रेंज है वो डिफरेंट होती है। मेल्स में एचबी का जो लेवल है वो जो है ज्यादा होता है और जो फीमेल है उसमें जो है एचबी का लेवल जो है कम होता है। तो इस तरीके से जो एज और सेक्स है मेल और फीमेल उसके लिहाज से आप कंपैरिजन करते हैं कि एचबी इस लिहाज से जो है अगर तो एचबी कम है लोअर लिमिट से तो वो आपके पास आ जाता है कि जो है अनीमिया है। लाइक जो अडल्ट मेल्स हैं उनके अंदर अगर तो 13.5 ग्राम पर डीएल, इसको आप वैल्यू को भी याद रखें और उसके साथ जो यूनिट है उसे भी आपने जो है याद रखना है। 13.5 ग्राम पर डीएल अडल्ट मेल में अगर इससे एचबी कम होती है तो जो है आप अकॉर्डिंग टू योर बुक वो जो है अनीमिया की कैटेगरी में चीज आ जाती है। अगर 13.5 ग्राम पर डीएल से अडल्ट मेल्स के अंदर एचबी डाउन होती है तो वो अनीमिक केस हो सकता है। इसी तरीके से जो फीमेल्स हैं अडल्ट फीमेल्स उनमें अगर जो है 11.5 ग्राम पर डीएल से एचबी कम होती है तो वो जो आपके पास है जो पेशेंट है पर्सन है वो अनीमिक हो सकता है। सो ये आपके पास रेफरेंस वैल्यूज हैं। अगर इनसे अगर एचबी कम होती है तो वो जो शक पड़ जाता है कि कोई बंदी को अनीमिया हो सकता है। सो ये वैल्यूज आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना। अडल्ट मेल्स में होती है 13.5 ग्राम पर डीएल और अडल्ट फीमेल्स में होती है ये वैल्यू 11.5 ग्राम पर डीएल। अब देखें एक पर्सन है उसकी रिपोर्ट आपके पास आई है। रिपोर्ट में जो एचबी है वो आ रही है 12 एचबी आ रही है। अगर तो वो जो है रिपोर्ट किसी मेल पेशेंट की है तो उसमें आप अगर देखेंगे 12 एचबी है तो वो उसमें जो है अनीमिया हो सकता है। लेकिन अगर तो वो आपके पास एक आ जाती है फीमेल के केस में, सो फीमेल में अगर जो 12 एचबी है तो फीमेल में अराउंड अबाउट 12 की जो है वो जो वैल्यू आएगी वो अनीमिक नहीं होगी। मेल्स के लिहाज से जो 12 वैल्यू है वो अनीमिक है जबकि जो अडल्ट फीमेल्स के लिहाज से 12 की वैल्यू होगी वो नॉन अनीमिक होगी। सो एचबी का जो है वो डिफरेंट होता है आपके साथ। जिस तरीके से जो मेल्स हैं उनके अंदर आरबीसीज का जो है लेवल ज्यादा होता है इसी तरीके से एचबी का लेवल भी ज्यादा होता है और फीमेल्स में आरबीसीज भी कम होते हैं और उनके अंदर जो एचबी का लेवल है वो भी कम होता है। इसी तरीके से जो है 2 इयर्स की एज तक है फ्रॉम द एज ऑफ 2 इयर्स टू प्यूबर्टी, 2 इयर्स से लेकर प्यूबर्टी तक तब एचबी का लेवल जो है वो लिया जाता है 11 ग्राम पर डीएल। अगर 2 इयर्स से लेकर प्यूबर्टी तक जो है 11 ग्राम पर डीएल से जो है एचबी जो है कम आती है तो वो इंडिकेट करती है अनीमिया को। ऊपर अडल्ट की बात हो रही है, नीचे बात हो रही है 2 साल से लेकर प्यूबर्टी तक। और जो न्यू बोर्न इन्फेंट्स हैं उनके अंदर कितनी वैल्यू है? न्यू बोर्न इन्फेंट्स हैव ए हाई हीमोग्लोबिन लेवल 14 ग्राम पर डीएल इज टेकन एज लोअर लिमिट एट बर्थ। अब जो न्यू बोर्न इन्फेंट्स हैं उनके अंदर जो है एचबी का लेवल वैसे ही ज्यादा होता है। सो उनके अंदर जो रेफरेंस रेंज हम लेते हैं वो लेते हैं 14 ग्राम पर डीएल। अगर न्यू बोर्न इन्फेंट हुआ है उसकी एचबी अगर 14 से कम है तो वो आपके पास है इंडिकेट करेगा अनीमिया को। सो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। सबसे पहले तो आपने याद करनी है अडल्ट के हवाले से वैल्यूज जो कि मोस्ट कॉमन आप इनकाउंटर करेंगे।
अडल्ट के हवाले से वैल्यूज याद करनी है। उसके बाद आपने देख लेना है कि न्यू बोर्न इन्फेंट्स में लोअर लिमिट कौन सी है, और जो है 2 ईयर से लेकर प्यूबर्टी के दौरान जो है लोअर लिमिट कौन सी है। अब लोअर लिमिट से क्या मुराद है, लोअर लिमिट का मतलब होता है कि जो आपके पास एचबी है उसकी एक रेंज होती है। ये देखें एचबी की एक रेंज है कि मेल्स के अंदर 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डीएल नॉर्मल एक रेंज होती है। ये आपके पास है 17.5 अपर लिमिट है और 13.5 जो है वो लोअर लिमिट है। सो हमने जो है लोअर लिमिट को देखना है एनीमिया के केस में। इसी तरीके से फीमेल्स में है 11.5 लोअर लिमिट है और 15.5 ग्राम पर डीएल वो अपर लिमिट है। अब जब अनीमिया का जिक्र करना है तब आपने लोअर लिमिट को देखना है। अगर जो है मेल पेशेंट है उसके 13.5 ग्राम पर डीएल से एचबी कम आ रही है, इंडिकेट्स अनीमिया। फीमेल्स में अगर 11.5 ग्राम पर डीएल से जो एचबी कम आ रही है, इंडिकेट्स अनीमिया। तो इस तरीके से ये वैल्यूज हैं, ये आपने याद करने होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि WHO किस तरीके से उसे क्लासीफाई करता है। ये तो साहब कोई होफ ब्रांड के मुताबिक जो वैल्यूज का मैंने अभी आपको बताया, WHO का क्राइटेरिया वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें वैल्यूज जो है वो बिल्कुल सिंपल सी हैं। वो कहता है WHO कहता है कि अगर मेल्स के अंदर 13 ग्राम पर डीएल से कम होती है तो वो इंडिकेट करता है अनीमिया को, और जो फीमेल्स है उनमें जो है 12 ग्राम पर डीएल से कम होती है तो वो इंडिकेट करता है अनीमिया को। सो थोड़ा सा इसमें जो है पॉइंट्स का जो है डिफरेंस आ रहा है। पहले आप WHO की याद कर लेंगे। WHO की सिंपल है 12-13, 12 जो है फीमेल्स में है, 13 जो है वो मेल्स में। ये तो सिंपल आपको ऐसे याद हो जाएगी। बाद में जो होफमैन के मुताबिक है उसमें सिर्फ 0.5 का 13 में इजाफा कर दें और जो 12 है उसमें से 0.5 निकाल दें। ये देखें ना, पहले आप याद करेंगे 12-13, 12 जो है वो फीमेल्स में है, 13 जो है वो मेल्स में है। फिर जो है 0.5 को 12 से माइनस कर दें, 11.5 आ जाएगा, वो होफमैन के मुताबिक है। और 13 में 0.5 प्लस कर दें, 13.5 आ जाएगा। तो वो आपके पास जो है होफमैन के मुताबिक वैल्यू आ जाएगी। पहले आप इजी वैल्यू याद करें, 12 है फीमेल्स में और 13 है मेल्स में WHO के मुताबिक। ये तो होगी एचबी की बात कि एचबी की वैल्यूज कौन सी हैं, जिनसे अगर जो वैल्यू अगर आपके पास कम आती है तो इंडिकेट करता नहीं है। अब हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है साइंस एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं। रिपोर्ट आ गई, आपने देखा कि पर जो है पेशेंट है उसकी एचबी आ रही है लेट से 9 एचबी आ रही है। अब जिस पेशेंट में जो है 9 एचबी आ रही है उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स कौन सी होती है एनीमियास की? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पर्टिकुलरली ऑन एक्सर्शन, जो सांस है उसका फूल जाना, खास तौर पर ड्यूरिंग एक्सरसाइज कह लें। वीकनेस है, थकावट हो जाती है, लिथार्जी, पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस का मतलब है कि जो आपकी हार्ट बीट है उससे आप फील करते हैं कि मेरा जो हार्ट है बहुत ही एक जोर से जो है पंप हो रहा है। हेडेक्स हैं। ओल्डर सब्जेक्ट्स में क्या होता है, जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनके अंदर सिम्टम्स आती हैं कार्डिक फेलियर की, एंजाइना पेक्टोरिस की। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है कि चेस्ट पेन। और इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। इंटरमीडिएट क्लोडिकेशन का मतलब है कि लंगड़ाना। जो है ओल्डर पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो है सिम्टम्स हैं ये काफी मतलब कि स्वेयर किस्म की हैं। अगर तो अडल्ट है उसके अंदर सिम्टम इतनी स्वेयर नहीं आ रही, जनरल सिस्टम सिम्टम्स जो है। लेकिन अगर जो पेशेंट ओल्ड है तो उसके अंदर जो है वो हार्ट के रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। कार्डिक फेलियर हो सकता है, इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन है, और इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन और कंफ्यूजन वगैरह जो है पाई जाती है। इसके अलावा कौन सी सिम्टम्स आती हैं? विजुअल डिस्टर्बेंसेस बिकॉज ऑफ रेटिनल हेमरेजेस may complicate very severe anemia, particularly of rapid onset। जो विजुअल डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। वो उनके पीछे वजह क्या है कि जो रेटिनल हेमरेजेस हैं, जो आपकी रेटिना है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो जो है आपके पास वहां पे जो है हेमरेजेस हो रहे हैं, जो ब्लड है वो सारा बाहर आ रहा है। तो रेटिनल हेमरेज जब होगा तो आपको जो आई साइट है, जो विजुअल आपका जो है सारा सिस्टम है वो भी सारा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये आपके पास है सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, लिथार्जी, पाल्पिटेशंस, हेडेक्स। ओल्डर सब्जेक्ट्स में जो है वो कार्डिक फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, कंफ्यूजन, और इसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंसेस। साइंस ऑफ अनीमिया। अच्छा, ये तो सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। अब हम देखते हैं साइंस ऑफ अनीमिया। साइंस ऑफ अनीमिया जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल साइंस और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक साइंस। जनरल साइंस का मतलब ये है कि किसी भी किस्म का अनीमिया हो, हिमोलिटिक अनीमिया हो, चाहे वो मैक्रोसिटिक अनीमिया हो या माइक्रोसिटिक अनीमिया, वो सब में आप जो है जनरल साइंस तो लिख सकते हैं।
वो जो है ऑलमोस्ट हर किस्म के एनीमिया में पाए जाएंगे। फिर हम देखेंगे स्पेसिफिक साइंस को। स्पेसिफिक साइंस ऐसे साइंस होंगे जो कि एक एनीमिया के लिए स्पेसिफिक होंगे। तो अगर हिमोलिटिक एनीमिया है तो उसमें ये साइन आएगा, अगर मैक्रोसिटिक एनीमिया है तो उसमें हमारे पास ये साइन आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि जनरल साइंस कौन से होते हैं। जनरल साइंस में जो है आप जो है फेलर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स और नेल बेड्स। जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है और जो नेल बेड्स है उनमें जो है पीलापन आ जाता है, यानी कि पैलेट आ जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपके पास स्किन में कह लें कि वो आपके पास जो है वो भी जो है येलोइश किस्म की हो जाएगी। जो नेल बर्ड्स हैं वो भी जो है पेलर हो जाते हैं। इसके अलावा टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब है कि जो आपकी हार्ट बीट है वो है तेज होती है। स्पेसिफिकली अगर तो आपकी जो हार्ट बीट है वो 100 से ज्यादा जो है हो रही है एक मिनट के अंदर, तो उसे आप कहते हैं टैकीकार्डिया। सो टैकीकार्डिया की जो साइंस हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। अब बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। कार्डियोमेगाली, कार्डियोमेगाली का मतलब है कि जो आपका है हार्ट है उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियोमेगाली देखने को मिलेगी। सिस्टोलिक फ्लो मर्मर स्पेशली एट द एपेक्स। सिस्टोलिक फ्लो मर्मर का मतलब है कि जो है आपके पास जो हार्ट की नॉर्मल साउंड होती है उससे हटकर जो एबनॉर्मल साउंड आती हैं उसमें जो है आप कह सकते हैं सिस्टोलिक फ्लो मर्मर है वो भी आपको है देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली इन द एल्डरली फीचर्स ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर CHF में बी प्रेजेंट। वही बात है कि एल्डरली जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि CHF जो है हार्ट के रिलेटेड जो चीजें हैं साइंस हैं वो ज्यादा जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है जनरल साइंस में अब किसी भी किस्म का एनीमिया आता है और अगर वो एग्जाम में आपसे जनरल साइंस का पूछता है तो आप किसी भी एनीमिया में जनरल साइंस लिख सकते हैं। उसमें ये है पेलर म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल बेड्स है, टैकीकार्डिया है, बाउंडिंग पल्स है, कार्डियोमेगाली है, सिस्टोलिक फ्लो मर्मर है और एल्डरली पेशेंट्स के अंदर जो CHF है वो देखने को मिलता है। स्पेसिफिक साइंस है ये आपके लिए जो है जानना जरूरी है। स्पेसिफिक साइंस में जो है वो आ जाते हैं आपके पास ऐसे साइंस जो कि एक अनीमिया को सिग्निफाई करेंगे कि ये इस अनीमिया में खास तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। जनरल साइंस तो है कि आपको किसी भी किस्म की अनीमिया भी देखने को मिल सकती हो। उसमें आप साइंस पे भी गौर करें ना कि साइंस के पीछे वजह क्या है कि हमारे पास ये साइंस देखने को मिल रही है। और सिम्टम्स पे भी आप गौर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आपकी HB कम है ना, HB कम है तो क्या होगा, आपका जो है ऑक्सीजन टेंशन है ब्लड में वो कम होगा। जब ऑक्सीजन कम है तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। जब ऑक्सीजन कम है तो आपको जो थकावट है वो जल्दी हो जाएगी। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है ना बॉडी को किसी भी किस्म का फंक्शन करने के लिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है एनर्जी के सोर्स के तौर पर कह लें। सो अगर तो ऑक्सीजन ही कम है, HB कम है, तो HB जो है ऑक्सीजन को कम ट्रांसपोर्ट करेगी तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाएगा। एनर्जी लेवल के कम होने की वजह से आपको ये सारी साइंस और सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। वीकनेस है, थकावट है, लेथार्जी में थकावट है, हेडेक्स है, सर दर्द हो रहा है। इसमें जो चीजें हैं ये सारी जो है जनरल साइंस है सिम्टम्स में आ जाती हैं। स्पेसिफिक साइंस में है कि कोइलोनिकिया स्पोन नेल्स विद आयरन डेफिशिएंसी। अब देखिए वो कह रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना अगर किसी पर्सन को, तो उसमें जो है कोइलोनिकिया का जो साइन है वो देखने को मिलता है। कोइलोनिकिया क्या होता है, स्पून नेल्स। नेल्स आपका एक नॉर्मल नेल है तो अगर तो उसमें जो है एक जो है डिप्रेशन सा आ जाता है वो स्पून लाइक हो जाता है। स्पून नेल को अगर आप जो आपके बुक में डायग्राम बनी होगी उसमें अगर आप देखें तो आपका नेल है वो स्पून नेल बना हुआ है, स्पून की फॉर्म में वो है नेल आ गया, उसे हम कोइलोनिकिया कहते हैं। ये स्पेसिफिक फीचर होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है MCQs के वाले से भी और SCQs के वाले से भी। जब SCQs आते हैं आपके पास तो उसमें वो जो है अगर जो सिनेरियो बेस्ड SCQ है तो उसमें जो है वो क्लिनिकल फीचर का जिक्र करता है। तो अगर तो आपको क्लिनिकल फीचर में कह रहा है कि एक पेशेंट आया है आपके पास और उसका जो है आपने नेल्स चेक की है तो आपको स्पून नेल्स मिले हैं, सो फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि स्पून नेल्स जो है वो जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया स्पेसिफिक फीचर है। तो उससे जो है आपका जो है डायग्नोसिस भी बन जाएगा और उससे जो है आपका जो SCQ है वो भी सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से MCQ में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता है या सिनेरियो के बेस में पूछ सकता है कि कोइलोनिकिया है देखने को मिल रहा है तो बताएं कि कौन सा जो एनीमिया है आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है हिंट्स होती है स्पेसिफिक साइंस जिन्हें आपने जो है अच्छे तरीके से जो है याद कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने याद कर लेना कोइलोनिकिया जो है स्पून नेल्स हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का स्पेसिफिक फीचर है।
नेक्स्ट देखें ज्वाइंटस। ज्वाइंटस जो है वो हिमोलिटिक एनीमियास का या फिर मेगैलोब्लास्टिक एनीमियास का जो है ना, वो एक स्पेसिफिक जो है वो साइन है। ज्वाइंटस में अब क्या हो रहा है कि जो आपके पास बिलीरुबिन का लेवल है, वो आपके ब्लड के अंदर बिलीरुबिन है वो ज्यादा हो गई है। ज्वाइंटस में जो है बिलीरुबिन का जो लेवल है आपके ब्लड के अंदर वो ज्यादा हो गया। उसके पीछे वजह क्या है? हिमोलिटिक एनीमिया। हिमोलिटिक एनीमिया हमारे पास ऐसे एनीमियास होते हैं जिनके अंदर जो है हिमोलिसिस का प्रोसेस हो जाता है। हिमोलिसिस का मतलब क्या आता है? आरबीसीज की ब्रेकडाउन। जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है तो जो है आरबीसीज के अंदर जो है हीम ग्रुप होता है। जो हीम ग्रुप है उसकी जो फर्दर आगे प्रोसेसिंग होती है, अल्टीमेटली जो है हीम ग्रुप से बिलीरुबिन बन जाता है आपकी बॉडी के अंदर। हीम से जो है बिलीरुबिन जो है वो बन जाता है। जब हीमोसिस ज्यादा होगी तो आपका जो हीम है वो ज्यादा रिलीज होगा। जब हीम ज्यादा होगा उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा होगी और अल्टीमेटली जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन का जो लेवल है आपके ब्लड के अंदर वो ज्यादा हो जाएगा। बिलीरुबिन के ज्यादा जो लेवल है ब्लड के अंदर उसे आप नाम देते हैं ज्वाइंटस का। सो ज्वाइंटस जो है वो जो है हिमोलिटिक एनीमियास का एक डिफाइनिंग फीचर है और इसके साथ साथ मेगैलोब्लास्टिक एनीमियास है उनका भी डिफाइनिंग फीचर है। लेग अल्सर्स। लेग अल्सर्स जो है वो सिकल सेल एनीमिया और दूसरे जो हिमोलिटिक एनीमियास हैं उनका एक डिफाइनिंग जो है वो साइन है लेग अल्सर्स। लेग अल्सर्स का अगर वो सिनेरियो में जिक्र करता है सो आपको वो माइंड में हिट करना चाहिए कि जो है सिकल सेल एनीमिया का केस हो सकता है या फिर किसी और दूसरे हिमोलिटिक एनीमिया का केस बन सकता है। बोन डिफॉर्मिटीज। बोन डिफॉर्मिटीज जो है वो थैलेसीमिया मेजर का जो है स्पेसिफिक साइन है। बोन डिफॉर्मिटीज थैलेसीमिया मेजर है जो हमारे पास एनीमिया उसका जो है वो स्पेसिफिक साइन है। सो कोइलोनिकिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। ज्वाइंटस हिमोलिटिक और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। लेग अल्सर जो है वो सिकल सेल और दूसरे हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो बोन डिफॉर्मिटीज है वो थैलेसीमिया मेजर जो है उसके अंदर जो है देखने को मिलती है। रेड सेल इंडिसेस जो होते हैं ना आपके पास, इसमें तीन मेन चीजें आती हैं। एमसीवी आती है, एमसीएच आती है और एमसीएचसी आती है। इनको जो है ना आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है तो आपके जो एनीमियास है ना उनका जो समझना है आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एमसीवी को। एमसीवी क्या है? मेन सेल वॉल्यूम। आरबीसी इसके ये इंडिसेस हैं। एमसीवी स्टैंड फॉर मेन सेल और मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ द एवरेज रेड ब्लड सेल। नाम से जाहिर है कि जो एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, सेल का मतलब है रेड ब्लड सेल, वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम। एक रेड ब्लड सेल का जो एवरेज वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं एमसीवी। उसका जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है वो है 80 टू 95 फेम्टोलीटर। वैल्यू को भी याद रखें और उसके साथ उसका यूनिट है उसे भी याद रखें। 80 टू 95 फेम्टोलीटर एक आरबीसी का नॉर्मल जो है वॉल्यूम होता है। एक आरबीसी का नॉर्मल जो वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं एमसीवी। उसकी जो रेंज है वो है 80 टू 95 फेम्टोलीटर। इसका जो फॉर्मूला है एमसीवी का वो है एमसीवी इज इक्वल टू पीसीवी ओवर आरबीसी इनटू 10। एमसीवी अगर आपने काउंट करनी है तो आप किस तरीके से काउंट करेंगे? आप जो है पीसीवी है सो हिमेटोक्रिट जो है उसे आप अगर डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ आरबीसी से और उसे आप मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ तो आपको जो एमसी की वैल्यू है वो आपको मिल जाती है। लेट करें कि एमसीबी की वैल्यू रिपोर्ट के ऊपर नहीं लिखी होगी, रिपोर्ट के ऊपर लिखी होगी सिर्फ और सिर्फ हिमेटोक्रिट की वैल्यू और टोटल आरबीसी की वैल्यू। सो ये जो एमसीबी है आप तो अपने तौर पर भी इसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। पीसीबी आप लेंगे, पीसीबी क्या होगा? पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है टोटल आपके पास जो है वॉल्यूम है आरबीसी का, उससे आप डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ आरबीसी से और उसे आप मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ तो आपके पास एक सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। इसे फॉर्मूले को याद तो करें लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी समझे ना। कॉन्सेप्ट ये है पीसीबी का मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो अगर आपके पास आरबीसीज हैं उन्हें आप पैड कर देते हैं, उनका जो है हिमेटोक्रिट जो है वो कितना हिमेटोक्रिट आता है। लाइक अगर आपके पास जो है एक ब्लड का सैंपल है उसे आप जो है सेंट्रीफ्यूज करते हैं सो 55% जो आपके पास है वो आ जाता है प्लाज्मा और 45% आपके पास आ जाते हैं रेड सेल्स। सो रेड सेल्स जो 45% है वो क्या है?
वो आपके पास है हेमेटोक्रिट की वैल्यू है, यहाँ आपके पास पीसीबी है, तो वो आपके पास रेड सेल का टोटल वॉल्यूम है। सो टोटल वॉल्यूम को आप जो है टोटल नंबर ऑफ आरबीसी से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो एक सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। सो ये तो बेसिक मैथ है ना कि टोटल वॉल्यूम है ये आरबीसी का, उससे आप जो है टोटल नंबर ऑफ आरबीसी से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एक सेल का जो होगा मीन जो होगा उसका एवरेज डेड सेल का वॉल्यूम जो होगा वो उतना होगा। इसी तरीके से जो एमसीएच है उसे देखें मीन सेल हीमोग्लोबिन। मीन सेल हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, ऊपर हमने देखा है कि एक सेल जो एवरेज आरबीसी है उसका वॉल्यूम कितना है। अब एमसीएच में जो हम देखते हैं कि एक आरबीसी है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है। ऊपर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, नीचे हम जो है हीमोग्लोबिन कैलकुलेट करेंगे। एवरेज अमाउंट mass of hemoglobin in the average cell, और इसकी जो नॉर्मल जो आपके पास वैल्यू आती है वो होती है 27 to 34 पिकोग्राम। इसकी वैल्यू जो है 27 से लेकर 34 के दरमियान होती है। यूनिट इसका क्या है, पिकोग्राम। इसे आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, MCH is equal to HB over RBC, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इनटू 10। MCH हीमोग्लोबिन आपने कैलकुलेट कर लिया है, करेंगे क्या कि जो टोटल हीमोग्लोबिन है HB आपके पास रिपोर्ट में मेंशन है उसे आप जो है टोटल नंबर ऑफ आरबीसी के साथ जो है डिवाइड करेंगे और उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो MCH है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक रेड ब्लड सेल के अंदर कितनी HB है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। टोटल एचबी को जो है आपने टोटल नंबर ऑफ आरबीसी से जो है वो डिवाइड करना है और 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो है एक रेड ब्लड सेल के अंदर कितनी एचपी है उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है। अब रिपोर्ट के अंदर एमसीएच लेट करें नहीं मेंशन, आप उसे अपने तौर पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप उसमें एचबी देखना है रिपोर्ट के अंदर और आरबीसी का काउंट देखना है, उन दोनों को डिवाइड करना है और इस तरीके से आप जो एमसीएच है वो आप ओन और ओन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है MCHC, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये थोड़ा सा है समझने वाला। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में क्या है कि इसमें हम जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन चेक करते हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दी वॉल्यूम। पीछे जो हमने सिर्फ और सिर्फ देखा कि एक सेल का वॉल्यूम कितना था, हमने कहा इसकी एमसीयू। हमने देखा कि एक आरबीसी का जो है हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी है, हमने कहा ये MCH है। अब MCHC जो है ना हमारे पास, इसमें जो है हम हीमोग्लोबिन जो है वो मेजर तो करते हैं लेकिन हम उसे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम लेते हैं कि आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, उसकी एमसीबी कितनी है, उसके लिहाज से हम देखते हैं कि उसके अंदर एचबी कितनी है। उसके आरबीसी का आप साइज देखेंगे, साइज का अगर बड़ा है या साइज उसका छोटा है उसके लिहाज से जो एचबी है उसको जो है आप मेजर करते हैं, तो उसे आप कहते हैं MCHC, एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड द एवरेज सेल एंड डज टेक इनटू अकाउंट द MCV। MCV को मद्देनजर रखते हुए यानी कि रेड ब्लड सेल के वॉल्यूम को मद्देनजर रखते हुए जब आप हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं तब आप उसे नाम देते हैं MCHC का, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 32 to 37 ग्राम पर DL। ये आपके पास जो है 30 to 37 और उसका जो यूनिट आता है आपके पास होता है ग्राम पर DL। इसका फॉर्मूला क्या है, MCHC is equal to HB over PCV। HB आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू आप PCV यानी कि वॉल्यूम की रिस्पेक्ट से आप है उसे देखेंगे और अल्टीमेटली जो उसे मल्टीप्लाई करेंगे आप करेंगे 100 के साथ, तो जो है आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी MCHC की। इसके अलावा इसमें जो है मजीद जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ है MCV is equal to hematocrit into 10 over RBC count, MCH is equal to hemoglobin into 10 over RBC count, MCHC is equal to hemoglobin into 100 over hematocrit। अच्छा MCHC जो है ना इसका मजीद आप एक फॉर्म में लिख सकते हैं, MCHC is equal to MCH over MCV। MCHC is equal to MCH over MCV। अगर आप जो है इधर लिखे MCH और नीचे लिखते MCV और फिर उसके बाद आप जो है इन्हें जो है RBC के साथ जो है कट ऑफ हो जाएगा
और आपके पास जो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बनेगा ना वो बनेगा हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट इनटू 100। ये आप जो है अपनी जो है नोटबुक्स में ट्राई कर सकते हैं कि एमसीएससी को आप लिखें इक्वल है एमसीएच और एमसीवी के। उसके बाद जो है आप एमसीएच का जो जगह है वहां पे एमसीएच का फार्मूला लिखते हैं और एमसीवी की जो जगह है वहां पे आप एमसीवी का फार्मूला लिखते हैं। सो आपके पास जो है अल्टीमेटली जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा एचबी ओवर हेमेटोक्रिट इनटू 100। सो ये आपके पास है रेड सेल इंडिसेस। इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है एमसीवी की, क्योंकि एमसीवी की बेस के ऊपर ही जो है ना हम जो है अनीमियास है उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारी बुक के अंदर जो सारी क्लासिफिकेशन मेंशन्ड है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी है, ऑन द बेसिस ऑफ एमसीवी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हम इससे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एमसीवी की बेस के ऊपर जो अनीमियास है उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। अगेन मैं चीजें रिपीट कर देता हूँ। रेड सेल इंडिसेस में आपके पास तीन मेन इंडिसेस आती हैं, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। एमसीवी क्या होता है? एक रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम। एमसीएच क्या होता है? एक रेड ब्लड सेल का एचबी की वैल्यू। और एमसीएचसी क्या होता है? एक रेड ब्लड सेल की एचबी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू इट्स वॉल्यूम। एमसीवी नॉर्मल आपके पास जो है उसका रेंज क्या है? 80 टू 95 फेम्टो पर लीटर। एमसीएच की क्या वैल्यू है? 27 से लेकर 34 पिकोग्राम। और एमसीएचसी की जो नॉर्मल रेंज है वो है 32 से लेकर 37 ग्राम पर डीएल। फॉर्मूला जो है ये भी आपने याद कर लेने हैं। ये जो अभी लास्ट टाइम जो है अभी जो सप्ली का ये पीछे पेपर हुआ है हेमाटोलॉजी का, उसके अंदर उसने 3 एमसीक्यू से वो बनाए हुए थे इसी रेड सेल इंडिसेस के ऊपर। उसने कहा कि आप बताएं कि अगर हम वॉल्यूम को जो है मेजर करते हैं उसके लिए हम कौन सी टर्म का इस्तेमाल करते हैं? सो एमसीवी उसका आंसर था। उसने कहा कि अगर आप हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को देखते हैं सो उसके लिए आप कौन सी टर्म का इस्तेमाल करते हैं? इसका जो आंसर था वो था एमसीएच। सो इस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू भी आपको बनाकर दे सकता है। सो आपको हर चीज की जो है वो आइडिया होना चाहिए। रेड सेल इंडिसेस जो है इनका जो है आपको खास तौर पर आइडिया होना चाहिए। ये आगे आपकी जो नेक्स्ट लाइफ है उसमें भी जो है आपको काफी हेल्पफुल होंगे। आप जो रिपोर्ट्स है उन्हें आप डबल चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो ये वैल्यूज अगर आपके पास मौजूद होती हैं सो आप में से जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मुझे बताएं कि ये वैल्यूज मैं आपको देता हूँ, मुझे जो है इसका एमसीवी काउंट कर दें। सो इन वैल्यूज को जो है आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला की हेल्प से जो है आप जो है रेड सेल इंडिसेस जो आपके पास है उन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हो।